हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो डरने की किस बात की गम है मेरे भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास। आज हम लोग तबड़तोड़ क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग 10 फरवरी एंड 17 फरवरी 10 तारीख और 17 तारीख के पेपर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी है आज मैं आपके सामने पूरा निचोड़ कर लेकर आए मेरे लाल। वो भी हम लोग देखने वाले हैं सेट वन। अगर अच्छी तरह से आप लोग देख लेते हैं और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं तुरंत आप लोगों को सेट टू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ सर ऑब्जेक्टिव तो हम लोग 30 में से 30 ठोक के आ जाएंगे। बात रही सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का बात मैं बता दूं आप लोगों का, मैं सारा क्लास बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगी। पहली बात, उसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन हमें लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके पेपर के रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई सारा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यह क्लास तबड़तोड़ होने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। और इस तरह से आप लोगों को मैं 3-4 सेट प्रोवाइड करूंगा। ये तो हम लोग का सेट नंबर 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन का आगाज करते हैं। बस हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैक करेंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ के यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945। इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यूएनओ ने किस वर्ष स्टैंडर्ड के नेशनल अकाउंट्स को विकसित किया था तो बताएंगे सर 1968 का। 1968 क्या मेरे भाई 1968 इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बने रहिए, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, चक्री प्रवाह के निम्न में से कौन से प्रकार है। चक्री प्रवाह का 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रवाह और एक होते हैं मौद्रिक प्रवाह। क्या मेरे भाई, एक होता है वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो, एक होता है मौद्रिक प्रवाह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। परिवार फर्मों को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। परिवार क्या प्रदान करती है, याद रखिए फर्म मतलब फैक्ट्री को, फैक्ट्री के माध्यम से परिवार को क्या क्या प्रॉफिट या सेवाएं प्रदान होती है। तो भूमि होती है सर, श्रम होती है, पूंजी और उद्यम होती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन के। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हमारे माता पिता का ही उम्मीद लगा हुआ है मेरे भाई कि हम लोग किस तरह से जल्दी कामयाबी हो जाए और अपने पेड़ पर खड़े होने के बाद हमारे पैसे से हमारे माँ बाप जब ऐश मौज करे तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस दिन महसूस होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 क्षेत्र मॉडल में निम्न में से कौन शामिल है तो बताएंगे सर कौन शामिल होगा। परिवार, फर्म, सरकार। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन चक्री प्रवाह में शामिल है। चक्री प्रवाह में कौन शामिल है ये आपसे पूछा गया है। तो उपभोग भी चक्री प्रवाह में शामिल होती है। क्या उपभोग शामिल होता है, विनियोग शामिल होता है, आय भी शामिल होता है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को निम्न में से निम्न क्षेत्रों के संयोग के रूप में दर्शाते हैं तो बताएंगे सर कौन से संयोग को दर्शाते हैं। पारिवारिक क्षेत्र को, फर्म को, सरकारी एवं बाह्य क्षेत्र को। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, स्टॉक के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। स्टॉक के अंतर्गत कौन शामिल है ये आपसे और हमसे यहाँ पे पूछे गए। तो स्टॉक के अंतर्गत मुद्रा का परिणाम शामिल है, घन शामिल है, गोदाम में रखे गेहूं। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सारा क्वेश्चन को एकदम निचोड़ कर देखना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, आपको बताना है इनमें से कौन स्टॉक है। हम लोग किसको स्टॉक करके रख सकते हैं तो संपत्ति को ही मेरे भाई स्टॉक करके रख सकते हैं। हम अपने पैसा को बसका में ही बैंक में ही जमा करके रख सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ना हम लोग प्रॉफिट को रखेंगे, ना निर्यात को रखेंगे, ना ही बचत को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि याद रखिएगा क्वेश्चन है सर, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। याद रखिएगा प्रवाह के अंतर्गत कौन शामिल है तो बताएंगे सर उपभोग, निवेश, आय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी डी इज द करेक्ट आंसर। यकीन नहीं होगा मेरे भाई कि हमारे एप्लीकेशन यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी बंदा तैयारी किए थे उन्होंने विश्वास नहीं होगा आप लोगों को इंग्लिश स्कोर में 30 में से 30 ठोके लाए हैं। जो भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कॉमर्स के थे
और कॉमर्स का बंदा था और जो भी स्टूडेंट साइंस का बंदा था 30 में से 30 ठोकर लाए हैं। अभी तक हमारे पास 131 मैसेज आ चुके हैं। कल तक 121 था, अभी तक 131 मैसेज आ चुके हैं जिन्होंने 30 में से 30 ठोकर लाए हैं। चाहे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था, चाहे वो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, तबड़तोड़ मैंने क्लास दिया था मेरे भाई। पता है कितना रुपया में? आर्ट्स वाले को, कॉमर्स वाले को जो दिए थे मेरे भाई, कॉमर्स वाले को ओनली 4, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पूरे साल भर रगड़ के पढ़ाए थे मेरे भाई। इकोनॉमिक्स याद रखिएगा, इंग्लिश कोर ओनली फॉर 199 रुपीज में पूरे साल भर रगड़ के पढ़ाए थे। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो एक महीना का फी आपको पड़ रहा है 20 रुपया। सोचिए 20 रुपया पर मंथ में तबड़तोड़ क्लास दिए थे मेरे भाई। आने वाले जनरेशन को मिसाइल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट कीजिए। 1 अप्रैल से हमारी नया क्लास स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा, जहां पे थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बैंक, सारा चीज इसी 20 रुपया के अंदर करवाई जाएगी। तबड़तोड़ क्लास होगी मेरे भाई। एक बार आप लोग अपने आने वाले जनरेशन को बताएं, जो आपसे जूनियर है, जो क्लास अभी 11 में है, क्लास 10 में है, उनको बताएं मिसाइल क्लासेस के बारे में। क्योंकि हमारा मकसद है मेरे भाई पैसा कमाना नहीं, हमारा मकसद है कि हमारे झारखंड को एक नई डायरेक्शन की ओर ले जाना है, खास करके एजुकेशन सिस्टम में। हमें यकीन है मेरे भाई कि अगर व्यक्ति एजुकेशन होगी, व्यक्ति का अंदर शिक्षित होगा, तो वह व्यक्ति याद रखेगा कभी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के पीछे भागेगा नहीं। एक कप चाय में जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये आदमी पलट जाती है, वो कभी पलटेगा नहीं अगर ऑनेस्टी पूर्वक वो याद रखिएगा स्टडी की है, मेहनत के साथ, लगन के साथ। तो हमारा मकसद है कि झारखंड को झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना। तो अपने परिवार को जरूर बताएं जो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में आकर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि सर वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत, अच्छा बताएं प्रवाह कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार का, एक मौद्रिक प्रवाह, एक वास्तविक प्रवाह। तो आपसे पूछा गया कि वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय का मापन जो होती है ना, वो 3 विधि से किया जाता है मेरे भाई। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय, इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का मापन 3 विधि से किया जाता है, एक उत्पादन विधि द्वारा, एक आय विधि द्वारा, एक व्यय विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए इसी तरह से एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिएगा एक बार। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं मेरे भाई? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एकदम पढ़ाई मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। क्या? मजाक से पढ़ाई करेंगे सर, लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। बस इस तरह से अपने आप को सोच कर रखिए मेरे भाई, क्योंकि फ्यूचर बनती है क्लास 10 से लेकर, याद रखिएगा मेरे भाई, क्लास 12 तक। आपका फ्यूचर कहां जाने वाला है, यही 2 साल 3 साल तैयार डिसाइड करते हैं। आप लफवा बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या आप सीए या आप चार्टर अकाउंट बनना चाहते हैं, सारा चीज जो है ना यही 2 साल 3 साल के बीच में तय हो जाती है। अच्छी तरह से पढ़े हैं, लिखे हैं, आपकी जिंदगी इनकलाब पैदा करेगी। नहीं करें तो फिर उसी तरह से आपके गांव के लड़के बच्चों की तरह आप भी घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे और माँ बाप को रुलाएंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल्य 1 से अधिक बार शामिल करना कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं सर दोहरी गणना। 1 से अधिक बार, जैसे मान लेते हैं कि मैं राशन दुकान गया हूं, मैं एक बार बता देता हूं समझ में आ जाएगा। राशन दुकान गया हूं, मैं लिया हूं रोटी, अरे रोटी नहीं आटा मिलता है जी, मैं रोटी लिख रहा हूं। आटा का दाम क्या हुआ मेरे भाई? मान लेते 20 रुपया। चावल, मैं चावल ले लिया हूं 10 रुपया का, ठीक है। और मान के चलिए मेरे भाई मैं ले लिया हूं क्या, कुछ ले लिया हूं, बिस्किट ले लिया हूं, ठीक है, 5 रुपया का, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे अकॉर्डिंग? हो रहा है सर 35 रुपया, लेकिन दुकानदार इसको कर दिया ना 45 रुपया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चावल को 2 बार काउंट कर दिया। कितना बार मेरे भाई? 2 बार काउंट कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरी गणना। राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल्य 1 से अधिक बार शामिल करना कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। क्या मेरे भाई? दोहरी गणना कहलाता है। पैसेंस बनाए मेरे लाल, क्वेश्चन आएगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? एक अर्थव्यवस्था हमें हमेशा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा ये टपकेगी कल आपके पेपर में, कृषि। क्या हो जाएगी? कृषि। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा विनिर्माण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विनिर्माण। अगर आपसे पूछा जाएगा तृतीय में, तो तृतीय में आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? सेवा। क्या पूछा जाएगी? सेवा। एकदम कंठस्थ कीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन टपकेगा। जब मैं कह रहा हूं तो मतलब मान लीजिए चलिए क्वेश्चन टपकेगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? अभी जस्ट पूछे। प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत एक होता है सर भूमि। क्या होता है मेरे भाई? भूमि होता है।
नोट डाउन कीजिए, कृषि होता है, जंगल होता है, उसके बाद मछली, मछली, मछली पालन होता है, पशुचारण होता है, खनन होता है। तो देखिए ये भूमि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भूमि, कृषि, वन, मछली पालन, पशुचारण, ये सब कहां शामिल होती है? बताएंगे सर प्राथमिक क्रिया में। कहा मेरे भाई? प्राथमिक क्रिया में बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सेवा सम्मिलित है? द्वितीय निर्माण, द्वितीय में मैं जस्ट बताया मेरे भाई, द्वितीय में कौन शामिल होता है? बताइए जल्दी से। विनिर्माण, अभी जस्ट बताए मेरे भाई, द्वितीय में कौन शामिल होता है? जल्दी से बताएं, द्वितीय में कौन शामिल होता है? बताएं या नहीं? विनिर्माण। तृतीय में सेवा, बैंकिंग, यही सब शामिल होता है मेरे भाई, समझिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं ले रहा है, जैसा बता रहा हूं बस करते जाना है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर लगान, मजदूर, वेतन, ब्याज और लाभ, इन सब को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाए, क्या क्वेश्चन सर, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में कभी भी नहीं सम्मिलित किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान को नहीं सम्मिलित किया जाता है, काले धंधे से प्राप्त आय को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। बोल सकते हैं सर उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लाभ के निम्न में से कौन से घटक है? लाभ के घटक है लाभांश, अवतरित लाभ, निगम लाभ, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बताएंगे सर पुराने वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए जितना ज्यादा शेयर करेंगे मेरे भाई, बस मैं आप लोगों का वेट करता हूं कि आप लोग कितना ज्यादा शेयर करते हैं अपने आने वाले जनरेशन को। एक बार जरूर उन लोगों को बताएं मिसाल क्लासेस के परिवार में, ताकि वो भी आकर अपने मनोकामना को पूरा कर सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जब आप लोग बताएंगे इसके बारे में तो वो लोग जरूर, हमें यकीन है इस बात की कि आप लोग जरूर उसको शेयर करेंगे तो वो लोग सही डायरेक्शन पे हम लोग मूव करेंगे। आपकी वजह से अगर कोई व्यक्ति सुधर जाए कितनी खुशी वाली बात होगी। यस या नो बता दीजिए मेरे भाई, होगा या नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बताएंगे सर हस्तांतरण भुगतान को, मजदूर को शामिल किया जाता है, लाभ को भी शामिल किया जाता है, लगान को भी शामिल किया जाता है, पर हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना विधि मैंने बताया था आपको, उत्पादन विधि होगा, आय विधि होगा, लेकिन प्रतिशत विधि मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, समूह मांग के संघटक है सी प्लस आई प्लस डैश डैश डैश, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका फॉर्मूला होता है सर, याद रखिएगा, जी प्लस एक्स, कैपिटल एक्स होगा, सॉरी कैपिटल एक्स होगा यहाँ पे, एक्स माइनस कैपिटल एम। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2023 के पेपर का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं 2 पे, सामूहिक मांग समग्र मांग के प्रमुख घटक है, कौन है सर? तो बताएंगे व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एमपीसी छप चुका है आपके पेपर में, जाके देखिए आप लोग जैक बोर्ड का वेबसाइट पे ये क्वेश्चन छप चुका है। एमपीसी का मान हमेशा क्या होता है मेरे भाई? याद रखिएगा 0 से अधिक किंतु 1 से कम होती है। आप सभी को पता होगा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू हमेशा 0 होता है। नोट डाउन कीजिए, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई मेरे भाई आप लोगों के लिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग कुछ तो हमें प्रॉफिट देंगे ना। बस मैं प्रॉफिट यही चाहता हूं कि एक एक बंदे तक पहुंचाए, उस बंदे तक पहुंचाए मेरे भाई जो गरीब बंदे हैं, जो पैसा के कारण पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, उन लोगों तक बिल्कुल पहुंचा दीजिए, आपसे विनती है मेरे भाई। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं मेरे भाई। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि झारखंड के एक एक कोने में ऐसे टैलेंटेड बच्चा है मेरे भाई जो पैसे के कारण, रोकड़ा के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए छोटा सा परिवार, छोटा सा भाई आपका खड़ा है, हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करेगी, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं सर, एपीसी और एपीएस मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई, एक बात समझिएगा, एमपीसी प्लस
एमपीएस, वही चीज दिया हुआ है, बस याद रखिएगा यहाँ पे ए लगा दिया है। ए का मतलब होता है सर एवरेज, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया एपीसी प्लस एपीएस का मान हमेशा कितना होता है, तो बताएंगे सर 1 होता है। क्या 1 होता है? एपीसी हो या एपीएस हो, इसका मान हमेशा 1 होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो मैंने बता चुका अभी, एमपीएस प्लस एमपीसी इज द इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छप चुका है मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन को एकदम तबड़तोड़ करके आना है और एग्जाम देने के बाद जरूर बता दीजिएगा सर कैसा क्लास था आप लोगों के लिए, ठीक है। आते सर एमपीसी प्लस एमपीएस का मान हमेशा होती है सर, याद रखिएगा एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अगला क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जेएम केन्स। कौन हो जाएगा मेरे भाई? केन्स। थक चुका हूं लेकिन रुकने वाला नहीं है, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक होगी जेएम किन्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, बाजार का नियम किसे प्रस्तुत किया था, तो बाजार का नियम जेबीसी किसने किया था? जेबीसी ने बाजार का नियम का प्रस्तुतिकरण किया था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। पूर्ति मांग का, सप्लाई डिमांड का तुरंत खुद ब खुद रिलीज करती है, निम्न में से किसे प्रतिपादित किया था, तो जेबीसी। किसने? जिसने बाजार का नियम का प्रतिपादन किया था उसी ने ही किया था, ये स्टेटमेंट का आंसर दिया था उन्होंने ही, ठीक है। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर करता है, रोजगार सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम पूछेगा तो किन्स जी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा क्या किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो प्रभावपूर्ण मांग से। कहां पे मेरे भाई? प्रभावपूर्ण मांग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। केन्ज के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन का स्तर स्थापित होगा। तो मैंने ये चीख के बताया था आप लोगों को कि एवरेज डिमांड इक्वल टू एवरेज सप्लाई, यस या नो, एवरेज डिमांड इक्वल टू एवरेज सप्लाई। मैं बता चुका हूं कई बार, एक बार नहीं कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एवरेज डिमांड इक्वल टू एवरेज सप्लाई। बताया था या नहीं मेरे भाई? जल्दी से बताए। अरे भाई आप लोगों को टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे एग्जाम बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बहुत इजी होगा, टेंशन नहीं लेना भाई। डर के आगे जीते, बस याद रखो, डर के आगे जीते। जब आप लोग इंग्लिश का पेपर हो रहा था कितना डर गए थे ना, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे, पता है कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कभी सोच नहीं सकते आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निवेश के निर्धारक घटक को कौन कौन से हैं, तो बताएंगे सर ब्याज, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत क्षमता। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? बचत और निवेश बराबर होती है। क्या होती है मेरे भाई? बचत और निवेश बिल्कुल इक्वल होता है। क्या? सेविंग और बैलेंस, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या होती है? स्पेंड और सेविंग क्या होता है? इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होती है सर? एक का राइट आंसर हो जाएगा। निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? देखिए निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से, याद रखिएगा, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, अब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, डर जाएंगे? नहीं भाई, डरने वाले नहीं हमें, मैं डरने से नहीं डरता हूं, याद रखिएगा मेरे भाई। डरने के, याद रखिएगा, परिस्थितियों से मैं सामना करना जानता हूं, बस कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई। आप सभी को पता है गुणांक, के का मतलब होता है गुणांक का फॉर्मूला, याद रखिएगा मेरे भाई, 1/MPS, और एक फॉर्मूला आता है 1 के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यस या नो? जल्दी से बताइए मेरे भाई, समझ में आया? एक फॉर्मूला आता है गुणांक इक्वल टू के इक्वल टू 1/MPS, के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। आपसे पूछा गया क्या इसका? MPS का, तो MPS का सर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूं, इक्वल टू 1/, या तो MP क्या दिया मेरे? MPS का मान दिया था सर 0.2 पॉइंट काटेंगे तो 0 आएगा सर, 2 5 6 10। बोल सकते हैं सर 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या मेरे दोस्त हार्ड है? हार्ड है क्या? नहीं मेरे भाई, हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल। दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं है, बस समझाने वाला सही होना चाहिए मेरे भाई। सारा चीज सरल लगने लगेगी, बस समझाने वाला सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्तों कौन सी है,
तो बताएंगे सर क्या होगा, आवश्यकता का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र होना, आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। वस्तु विनिमय प्रणाली में के निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं, तो याद रखिएगा दोहरी संयोग का अभाव होती है, वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है। मतलब अगर हमको, अच्छा आपको यह पता है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, बताइए मेरे भाई, क्या आपको पता है ये बात, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? मैं बता दूं, चलिए थोड़ा सा मैं बता दूं 10 सेकंड में। वस्तु विनिमय पर पहले अभी हम लोग, मेरे पास पैसा है, अगर मुझे मान लेते हैं बकरी खरीदना है, मेरा घर में शादी है, मुझे बकरी खरीदना है, तो मैं मार्केट जाऊंगा, बकरी पैसा दूंगा, मार्केट से बकरी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन पहले जमाने में पैसा नहीं था, तो लोग क्या करते थे ना कि मान लेते हैं कि उसका घर में बहुत चास हुआ, चास मतलब समझिए पूरा धान का उत्पादन हुआ है, अब मेरे घर में पूरा जो है ना बकरियां हैं, उसका भी बेटी का शादी है, मेरा भी बेटी का शादी है। अब क्या हुआ, मैं उनसे कह रहा हूं ए मेरे भाई तू मेरे चावल दे दे और तुम मेरा एक बकरी ले लो, ठीक है, तुम चावल दे दो और तुम मेरे से एक बकरी ले लो। दोनों व्यक्ति संतुष्ट हो गए, दोनों व्यक्ति को पता चल गया कि नहीं इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग दोनों का काम पार हो जाएगी। तो हम लोग बकरी को तोड़ नहीं सकते हैं, क्या मेरे भाई, बकरी को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो यही बोल रहा है यहाँ पे वस्तु विभाजन में कठिनाई, हम लोग वस्तु को विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं जाऊं कहीं मार्केटिंग में, मुझे 50 किलो आलू की जरूरत मेरे घर में है, और मान लेते हैं कि उस बोरे में, मान लेते हैं कि 50 किलो का बोरा है मेरे घर में, मान लेते हैं कि मुझे 5 किलो की जरूरत है, तो वह 5 किलो में निकाल कर देंगे। तो ये पैसा के कमाल वाली बात है। सर्वमान्य मूल्य का मापक अभाव नहीं बोल सकते सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है, सबसे तरल संपत्ति मुद्रा को माना जाता है। किसको भाई मेरे, याद रखिएगा मुद्रा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, छप गया मेरे भाई पेपर पे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका था, तो बताएंगे सर रॉबर्ट विदर्स का। किसका मेरे भाई, रॉबर्ट विदर्स का। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है, रॉबर्ट विदर्स का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। यह मुद्रा का कार्य है, यह मुद्रा का कार्य है, मूल्य का संचयन करना, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। आपको बताने कि मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो नहीं बुझल पा रहे रे, तो के पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं, तो ना टेंशन नहीं है थोड़ा सा भी। क्वेश्चन है सर मुद्रा के प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो प्राथमिक कार्य के लिए कहा गया तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। मुद्रा का गौण के अंतर्गत तो बोलते सकते हैं सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पेपर में, अगर हमारे पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग तबड़तोड़ तरीके से बताएंगे सर। व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक एक प्रकार का जमा स्वीकार करते हैं, लोकर आदि की सुविधा देते हैं, ऋण प्रदान करता है, इससे बोल सकते हैं सर ये सब किसका काम है, किसका काम है बताइए, बताएंगे सर व्यावसायिक बैंक का है। और व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य के बारे में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखना है मेरे भाई। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखना है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपके पेपर में आसानी तरीके से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और किस तरह से आएंगे मेरे भाई, मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और सर्च करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, सॉरी मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सर्च करना है। सर्च करने के बाद याद रखिएगा मेरे भाई, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। कहां जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और जल्दी से जाएं। सारा क्वेश्चन में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से एक सरल भाषा में मैं समझा चुका हूं। एक बार जाएं जल्दी से, और आप लोग देखकर अपने एग्जाम को बेटर बना सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में नेक्स्ट आते हैं सर, याद रखिएगा व्यावसायिक बैंक हो, भारतीय रिजर्व बैंक हो, सारा चीज मैं बता चुका हूं। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, इसमें से कौन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, रुपया उधार देना, ये आप लोगों का काम नहीं है, याद रखिएगा, सॉरी याद रखिएगा, रुपया उधार देना काम है, पर बिना ब्याज के ऋण देना, बिना ब्याज का ऋण देना। अगर हम 10 रुपया मान लेते व्यावसायिक बैंक से लेते हैं तो 2 महीना बाद हमें 12 रुपया चुकाना पड़ेगा, ये ऋण के बिना हमें उधार नहीं देंगे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, फिर से बताया व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं, क्या मुद्रा का निर्गमन करना, ये किसका काम है, आरबीआई का, इंडियन रिजर्व आईआरबी का, इंडियन रिजर्व आईआरबी ना, आरबीआई, आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, इसमें से आपको बताना है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना।
क्या रहा है काम? ग्राहकों का जमा स्वीकार करना व्यावसायिक बैंक का एक क्या है? कार्य है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है कि जनता का बैंक कौन सा है? आपको बताना है कि जनता का बैंक कौन है, तो बताएंगे सर व्यापारिक बैंक को ही हम लोग बोलते हैं जनता का बैंक। यस या नो मेरे भाई, जनता का बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, व्यवसायिक बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? व्यवसायिक जो बैंक है वह किस प्रकार का ऋण देता है? हाँ मेरे भाई, किस प्रकार का ऋण देता है? नगद साख का, अधिक विकर्ष का, ऋण एवं अग्रिगमन का, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य है, क्या कार्य है? ट्रस्ट का कार्य करना। क्या जगह? व्यावसायिक बैंक का ट्रस्ट का कार्य करना, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, क्या जी? सेंट्रल एसबीआई, सॉरी मेरे भाई, सीबीआई नहीं होगा यहाँ पे, सीबीआई आ जाएगा, नहीं तो फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए। एसबीआई का एसबीआई क्या है? तो बताएंगे सर एसबीआई एक प्रकार का व्यापारिक बैंक है। क्या मेरे भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक प्रकार का व्यापारिक बैंक है सर। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1969 में, याद रखिएगा कब? 1969 को। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो बताएंगे सर आरोहण पत्र से, चेक से भी निकाल सकते हैं, एटीएम से भी निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। निशा पता नहीं क्या है, निशा कह रही है सर कि आपने जितना भी सारा क्वेश्चन बताया था इंग्लिश कोर में सारा का सारा लड़ गया सर। सारा क्वेश्चन मैंने सिर्फ ओनली फॉर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे सर, और टेस्ट सीरीज का फी मेरा सर 59 रुपीज लगा था सर। मैं 30 में से 30 क्वेश्चन सही करके आया हूं। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। पता नहीं लड़का या लड़की है, निशा क्या नाम है पता नहीं, ठीक है। तो अगर आपने 30 में से 30 करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले जो एग्जाम है उसकी प्रिपेयर अच्छी तरह से करें, ताकि इससे बेटर और आपके और एग्जाम जाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और भविष्य के बारे में सोचे मेरे भाई। जो भी मेरे भाई या बहन है, जो भी है, भविष्य के बारे में सोचे, फ्यूचर में क्या बनना है क्या नहीं, यही साल तय करती है मेरे लाल, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन में आते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन जाओ मेरे भाई जैक जाओ, क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों को लिए छप चुका है 1935 इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगा। क्लास अच्छा लगा तो एक बार आप लोग जरूर आप लोग हमारे लिए लाइक करें मेरे भाई, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा 5-10 मिनट का क्लास है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। मैं चाह रहा हूं ना, आगे एक बच्चा कह रहा है सर आपने जितना क्वेश्चन बताए थे उनमें से मेरा 29 सही हुआ है। अच्छा आपका एक क्वेश्चन गलती हो गया। रोहित कुमार शर्मा बोल रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया, मैं गिरिडीह जिला से बोल रहा हूं। चलिए मेरे भाई कोशिश कीजिएगा जैसे 30 में से 30 आए। आप लोग को भी मैं यही बताना चाहूंगा, टारगेट बनाए मेरे भाई एग्जाम हॉल घुसने से पहले ये 30 में से 30 क्वेश्चन हम लोग को सही करके आना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन में आते हैं, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? नोट जारी करना। क्या काम है? नोट जारी करना। बैंकों का बैंक, सभी बैंक का बाप है कौन? केंद्रीय बैंक। सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। यही तो खुशी पैदा होती है ना कि पूरे साल भर में रगड़ कर आप लोगों के लिए तैयारी करवाया हूं। जो भी एप्लीकेशन हो कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो रगड़ कर जो तैयारी कराता ना एक टीचर का, उस दिन अपने मुंह से मुस्कुराहट आती है जब बच्चे कहते हैं सर आप जो पढ़ाएं वही आया है। उस दिन मुस्कुराहट आती है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग बस इतना अंदाजा लगाइए हमारे मेहनत के बारे में। कभी तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, बस इतना अंदाजा लगाएं कि जिस समय आपकी जिंदगी में रात में आधी नींद पूरी हो जाती है उस समय हमारे यहाँ पे क्लासेस शुरू होती है। बाकी सोच सकते हैं कि हम लोग कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है।
चलिए, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो बताएंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 2024 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपए का नोट जो जारी करता है वो 2024 के पेपर में छप चुका है। वो जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन मेरे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है 1 रुपये का नोट, जो अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या मेरे भाई? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी? विश्व में महामंदी जो हुई थी ना, याद रखिएगा, कोरोना वायरस की तरह एक महामंदी हुआ था 1929 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1929 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। चलिए, थकना नहीं मेरे भाई। मौद्रिक नीति का संबंध है, जो मौद्रिक नीति है इसका संबंध है सार्वजनिक व्यय से। कहां है? सार्वजनिक व्यय से। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? मैं जो इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? राजकोषीय नीति का अंग होते हैं, जो राजकोषीय नीति है इसका अंग क्या होता है मेरे भाई? याद रखिए, कर नीति। क्या? टैक्स पॉलिसी। क्या मेरे भाई? टैक्स पॉलिसी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों का कि सरकार बजट की अवधि क्या होती है। आप सभी को पता है कि सरकारी बजट जो होती है मेरे भाई, सरकारी बजट के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सरकारी बजट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या आगे क्लास करा जाए या फिर यहाँ पे रोकें? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं मेरे भाई कि आप लोग को आगे क्लास यहाँ से करवाया जाए या फिर यहाँ पे रोक दें? एक बार जल्दी से बताएं, क्योंकि आप हम लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, सर पे आ चुकी है। मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाई कि आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए। मेरा तो एक ही टारगेट है कि बाबू रे कहीं भी रहो, कहीं भी तो पढ़ो, याद रखिएगा 30 में से 30 ठोक के आना है। क्या मेरे भाई? 30 में से 30 ठोक के लाना है। तो वार्षिक होता है, याद रखिएगा। कब होती है? वार्षिक होता है। कब? तो बताएंगे सर 1 अप्रैल। क्या मेरे भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब? 31 मार्च तक। इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। यह है बजट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में जो वित्तीय वर्ष है इसकी अवधि क्या होती है? तो बताएंगे सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। मैंने अभी जस्ट बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर। इनमें से कौन सरकारी बजट को व्यक्त करती है? इनमें से कौन है जो सरकारी बजट को व्यक्त करती है? तो बताएंगे सर अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय। बाबू मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube पे बहुत कम है मेरे भाई जो इकोनॉमिक्स को स्टडी कराते हैं, बहुत कम है। और हम चाहते हैं कि अगर आप शेयर करेंगे और अगर आपके शेयर से किसी का हेल्प हो जाए तो सोचिए कितनी बड़ी खुश होगी, कितना खुशी की बात होगी ना कि आपकी वजह से किसी का काम पार जाए, कि आपकी वजह से किसी का बेड़ा पार हो जा रहा है। कितना खुशी की बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। थकना नहीं है मेरे भाई। बजट के संगठन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बजट के संगठन आपसे यहाँ पे पूछेंगे कौन है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बजट प्राप्ति, बजट व्यय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। बजट प्राप्ति के संगठक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताएंगे सर बजट प्राप्ति के संगठक जो है इसमें कौन है, आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बजट प्राप्ति, बजट व्यय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। रुकना नहीं है, याद रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। जवानी अवस्था से गुजर रहे, दर्द भी होगी ना, सह लेना मेरे भाई। दर्द भी होगी तो सहना सीखिए। लड़की की तरह नहीं कि उंगली कट जाए तो इतना हम लोग चिल्लाते रहे, लग रहा है मुझे गला कट चुका है। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। अगर गला भी कटेगी ना तो हौसला बुलंद रखे मेरा भाई। याद रखिएगा, हौसला हमेशा बुलंद रखिए। जब आपकी हौसला होगी ना, याद रखिएगा, आपकी तैयारी इतना बेहतर होना चाहिए, आपकी तैयारी इस कदर होनी चाहिए कि बगल के विद्यार्थी आपकी पढ़ाई को देखकर कलम रोक दे तो समझ जाना आपकी तैयारी सही डायरेक्शन पे हो रही है। बस यही सोच कर रखना है सर। किसे राजस्व प्राप्ति में शामिल किया जाता है? राजस्व प्राप्ति में किसे शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, केवल टैक्स को, केवल ब्याज को, लाभांश को, इनमें से सभी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर, किसे पूंजीगत प्राप्ति में शामिल किया जाता है? किसे पूंजीगत प्राप्ति में शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर, पूंजीगत प्राप्ति में शामिल किया जाता है केवल उधार, विदेशी सहायता, उधारी वसूली। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है, सरकार के जो पूंजीगत आय है इसका स्रोत क्या होगी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, ऋण की वसूली। क्या आ जाएगी? ऋण की वसूली। चलिए, थकना नहीं है मेरे भाई, अभी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, एक प्रकार को जो डायरेक्ट टैक्स है वह क्या है? तो बताएंगे सर, आयकर भी है और उपहार भी है, बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष टैक्स है? आपको बताना है डायरेक्ट टैक्स कौन है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डायरेक्ट टैक्स कौन है। देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कौन हो जाएगी, तो बताएंगे सर निगम टैक्स। क्या जगह? वैली टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपसे पूछा जाएगा आय, संपत्ति, उत्पादन शुल्क। बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगी उत्पादन शुल्क। क्या जगह? उत्पादन शुल्क। एक एक क्वेश्चन को नजर दौड़ाए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, टेंशन देने का है। जितना बता रहा हूं बस ऑनेस्टी पूर्वक करते रहना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? उत्पादन शुल्क और बिक्री शुल्क बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन कर जो है राजस्व है? कौन जो है राजस्व टैक्स है? तो आपको बताएंगे सर निर्यात शुल्क। क्या जगह? निर्यात शुल्क। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाभ के निम्न में से कौन सा घटक है? लाभ के निम्नलिखित में से घटक है कौन? लाभांश। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। इस बार इसी टॉपिक में मैं लगभग ये क्वेश्चन 3 बार बता चुका हूं। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आने वाले जनरेशन को इनवाइट कीजिएगा। मेरे पास एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है और कुछ रिक्वेस्ट नहीं है मेरे भाई, एक ही रिक्वेस्ट है। आप लोग आने वाले जनरेशन जो है क्लास 10 में, क्लास 9 में, क्लास 11 में जो भी है, उन लोगों को इन्वाइट कीजिए मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और बताएं कि हमारे लिए एक युवा मैं युवा हूँ, आप भी युवा हैं, एक युवा एक दूसरे युवा को हमेशा सपोर्ट करती है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता मैं एक टीचर हूँ और आप भी हमें ना कहिए एक टीचर है। बस व्यवहार हम लोगों को इस तरह से होना चाहिए मेरे भाई कि एक दोस्ताना संबंध होना चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय बताना आपको, इनमें से कौन पूंजीगत व्यय है? देखिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आती है सर, याद रखिएगा शेयरों की खरीदारी। क्या जगह? शेयरों की खरीद। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। सरकार द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय कहलाते हैं। सरकार द्वारा प्रतिदिन खर्च किए जाने वाले क्या कहलाता है? गैर योजनागत व्यय। क्या जगह? गैर योजनागत व्यय बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति सरकार के निम्नलिखित नीति में से संबंधित है। किससे संबंधित होगी? तो बताएंगे सर करारोपण से, सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक ऋण से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं मेरे भाई, अभी क्वेश्चन में करवाते रहा हूं। देखिए आपका एग्जाम करीब है, एग्जाम पेपर देना आपको है, पढ़ना आपको है, लेकिन जब मैं पढ़ा सकता हूं तो आप अपने अंदर से आवाज निकालिए कि जब आप खड़ा होकर इतना देर तक क्लास दे सकते हैं तो मैं बैठकर इतना देर तक पढ़ सकता हूं। ये खुद से आवाज निकालिए, तब जाकर आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। याद रखिए, ठीक है। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन सी है? विदेशी मांग के प्रमुख स्रोत होती है सर, याद रखिएगा उपयुक्त सभी। क्या जगह? याद रखिएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होती है कहां पे? मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा। कहां पे? मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा। विनिमय दर के निम्न में से कौन से रूप है? तो बताएंगे सर विनिमय के जो रूप होगी वो एक प्रकार का स्थिर विनिमय दर होगी, लोचपूर्ण विनिमय दर होगी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात रही सर नंबरिकल क्वेश्चन का, तो मैं बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बताएं सर हम लोग को जल्दी से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करिए तो मैं आप लोगों को वहां पे फिर से इसी तरह से एक मैराथन क्लास होगी जो पूरे तबड़तोड़ क्लास चलेगी। क्या मेरे भाई? पूरे तबड़तोड़ क्लास चलेगी। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा वो सम्मिलित नहीं करते हैं विदेशी ऋण को। क्या? विदेशी ऋण को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी दृश्य मद, अदृश्य मद, पूंजी अंतरण। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृश्य मदों के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो बताएंगे सर मशीन, कपड़ा, सीमेंट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे शेरों शेरनियों। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि मैं सिर्फ चीखते जा रहा हूं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं चिल्लाते जा रहा हूं। ऐसा तो कहीं मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। मेरे अंदर में कोई कमी रह गई मेरे भाई तो बता दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर में सब गुण है, नहीं, मेरे अंदर में कुछ गुण नहीं है। जो भी चीज की कमी रह गई है बता दीजिएगा ताकि हम अपने लाइफ में सुधार सके। कोई भी गलतियां हो रही है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाने के स्टाइल में कोई भी आपको ठेस पहुंच रही है, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है अदृश्य माध्यम में? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगी आपका बैंकिंग, जहाज रानी, सूचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लग रहा है कि मेरा अंदर में थकावट आ गई है, क्लास क्या करे, रुकना चाहिए क्या? नहीं भाई। भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में से कौन से खाते सम्मिलित है? तो बताएंगे सर एक तरह का, बताएंगे सर चालू खाता और पूंजी खाता बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं सर, पूंजीगत खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो वह सम्मिलित करने वाले थे सर, बताएंगे पूंजीगत खाते में। तो बताएंगे सर क्या? सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय, माने बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। व्यापार संतुलन को ज्ञात करने का सूत्र क्या होती है मेरे भाई? निर्यात माइनस आयात। क्या मेरे भाई? निर्यात माइनस आयात बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक बताएं कि जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं, क्या आप लोगों को इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगी तो लिख लेंगे मेरे भाई? जल्दी से बताएं, लिख लेंगे? तो मैं वेट करता हूं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो को, क्योंकि मेरे अंदर में थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो रही है, ठीक है? चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिस कारण से पेन हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास फिर इसी तरह से एक मैराथन क्लास होगी जहां पे तबड़तोड़ होगी। पूरा कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा था पता है ना? इसी तरह से एकदम पूरे झारखंड में फैला देना मेरे भाई, ताकि एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चन को देख ले और पेपर में जाकर पेपर को फोड़ कर आ जाए। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।